जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। भले ही दोस्तों 2023 वर्ष आपका बुरा गया हो, लेकिन न आने की खुशी न जाने का गम, असली खुशियां उस दिन आएंगी जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस क्लास का आप सभी विद्यार्थियों को शायद हफ्तों दिन से इंतजार था, उस क्लास को आज मैं अंजाम देने जा रहा हूं। और ये आपका क्लास होगा मैराथन क्लास। इस क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर के टॉप लेवल के क्वेश्चन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बिल्कुल सिलेक्टिव होंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में आने की 100% उसकी संभावना होगी, उन प्रश्नों का आज हम बिल्कुल जम करके मुकाबला करने वाले हैं। हर प्रश्न को दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, क्योंकि 2024 में जो 7 फरवरी को आपका पीजीसीएल का एग्जाम होना है मेरे भाइयों, उस एग्जाम में आपको ताबड़तोड़ तरीके से उस एग्जाम को अंजाम देना है, ताकि पीजीसीएल जैसे बड़े पीएसयूज में आपको सर्विस लेना है, आपको नौकरी लेना है ना। उसी के उद्देश्य से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि 2024 लग चुकी है ना। और 2024 का यानी कि नया वर्ष का आज ये सेकेंड डे है। इस सेकेंड डे में मैं आपको मैराथन क्लास दे रहा हूं, और कुछ दिक्कतों के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा था। बट अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, मैं भी हेल्थी हो चुका हूं और हमारा सिस्टम भी सब कुछ ओके रिपोर्ट है ना। अब डेली क्लास चलेंगी, हो सकता है तो मैं आपको अब डबल क्लास देने की अपनी कोशिश करूंगा, है ना, फुल कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले एक और जरूरी जानकारी, यदि इस मैराथन क्लास का आपको टोटल पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा निमी टेक्निकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना। डायरेक्ट आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा निमी टेक्निकल क्लासेस, ये लोगो आएगा, है ना, ये लोगो आएगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर इसका मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका है। और हां दोस्तों, एक और बहुत जरूरी सूचना कि एग्जाम आपके सर पर आ चुकी है ना। एग्जाम पीजीसीएल की आपके सर पर आ चुकी है, बिल्कुल सर पर चढ़ के तांडव कर रही है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है मेरे भाई। और पेन कॉपी के साथ बैठकर देखिएगा इस क्लास को, है ना। नोटबुक अपने साथ रखिएगा और कलम अपने पास रखिएगा, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कलम से क्रांति और कलम से अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और सबसे बढ़िया बात इस मैराथन क्लास में मालूम है क्या है, कि जिस विद्यार्थी को इंग्लिश फॉर्मेट समझ में आती है वो इंग्लिश से समझे, जिसको हिंदी, यानी कि बाई लैंग्वेज ये मैराथन क्लास होने वाला है ना। इससे पहले मैं आपको एक डीसी मोटर का मैराथन दिया था। बच्चों ने खूब प्यार दिया, खूब स्नेह दिया, है ना, खूब प्यार दिया उसमें। बस उसी तरह से इस मैराथन क्लास को भी सफल बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और धुआंधार तरीके से इसको एक बार शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने इस सेशन को अंजाम देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, पढ़िएगा। इफ ए होलो एयर कोर इंडक्टर coil has 500 tons of copper wire which produces a magnetic flux of 10 milliweber when a DC current of 10 ampere is supplied, then what will be the value of self inductance produced in it। यानी कि खोखले एयर कोर का एक इंडक्टर क्वाइल है, कॉपर वायर के 500 टन है इसमें, जो कि 10 एम्पियर का डीसी धारा सप्लाई से इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो ये 10 मिली वेबर का फ्लक्स जनरेट करता है। ओके, क्वेश्चन को समझते चलना मेरे भाई, है ना। इसमें उत्पन्न सेल्फ इंडक्टेंस आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले चाहे कितना भी बड़ा आपका न्यूमेरिकल सवाल है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला इसमें क्या होगा मेरे भाई, L बराबर N phi बटा I।
ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी मतलब कि सबसे बड़ी कमी है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है ना। देखते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चनों को हम हैंडल करते हैं, वो हैंडल करने का हुनर मेरे भाई आपको सीखना है ना। देखिएगा L बराबर क्या है, N, है ना, यानी कि टन्स कितने हैं, यहां पर आपको टन्स दिया गया है 500, कितना है 500 गुणे फ्लक्स कितना है, यहाँ पर 10 एम्पियर का डीसी सप्लाई देते हैं, है ना, तो 10 मिली वेबर का यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होता है 10। अब ऑप्शन देखिए सब मिली में है, इसलिए आपको मिली का मान यहाँ पर नहीं लिखना है ना। 10 बटा आई कितना है 10 एम्पियर, ये हो गया है ना। अब काटा पीटा करते बन रहा है तो काटिए, अन्यथा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई जो भी करना है करिए, ठीक है ना। देखिए 10 से ये 10 कट रही है, पूरा 500 आ रही है, कितना 500 मिली हेनरी, 500 मिली हेनरी, ये क्या है आपका, ये इसका आंसर है ना। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका राइट आंसर होगा, है ना। लीजिए अब इसका पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाएगी, है ना। हर क्वेश्चन को इत्मीनान के साथ देखना मेरे भाई, है ना, और पूरे क्लास को, भले ही आप इस मैराथन क्लास को हो सके तो आधे तक ही देख करके आप चले जाएं, लेकिन आपसे मेरा वादा है ना, आपसे मेरा वादा है कि जब तक टोटल इसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं आपके नजरों के सामने से अलग नहीं होने वाला हूं दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा ही मिलूंगा, है ना। तो इस दिल से दिल तक की क्लास को शेयर जरूर करना। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 केवीए एकल कला परिणामित्र के प्राथमिक पर 250 चक्कर यानी कि टन्स और द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं। यदि प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से संयोजित किया गया है तो द्वितीयक में वोल्टता और धारा के मान का पता लगाइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखिए कैसे इसको इसकी औकात दिखाते हैं। क्या पूछा गया है, द्वितीयक में वोल्टेज, यानी कि एक सूत्र होता है N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1, है ना, E2 बटा E1। अब यहां से देखिएगा हमें क्या पूछा गया है, द्वितीयक में वोल्टता, यानी कि E2 का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, N2 गुणे E1 बटा E2, सॉरी N2। देखिएगा इसका तिर्यक गुणा करना होता है, N2 गुणे E1 बटा E2 आपको निकालना ही है, यहां पर हो जाएगी N1, है ना। ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। E2 का मान आपको निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा, N2 का मान आपको पहले लिखना है। ध्यान से समझते जाएगा, N2 कितना है यहाँ पर, ये प्राथमिक पर चक्कर 250 है, द्वितीयक पर 40 है, तो यहाँ पर लिखेगा 40 गुणे E1, यानी कि प्राइमरी में वोल्टेज कितने हैं, है ना। तो प्राथमिक को 1500 वोल्ट दिया गया जो हमारा क्या है, इनपुट है ना, ये हो गया। और प्राइमरी में टन्स कितना है, तो प्राइमरी में 250 टन्स है ना, 250 टन। बहुत आराम से हमें सभी डेटा मिल रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको भी। अब देखिए 0 से 0 को लपेटिएगा, है ना, और 25 छक्के देखिए 150 होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। 6 चौके 24 भी होता है, ये लिखिए 24, 1 0 और लपेटिए, कितना हो गया, ये हो गया वोल्ट, ये क्या हो गया आपका वोल्ट। और यही क्या है मेरे भाई, यही आपकी मंजिल है, यही इस क्वेश्चन का मंजिल है, 240 वोल्ट, है ना। अभी टोटल आंसर नहीं आया है, अभी टोटल आंसर नहीं आया है, लेकिन इसका कंपटीशन 50% दोस्तों खत्म हो चुका है। हमें द्वितीयक वोल्टेज का मान मिल चुका है। और धारा में, धारा के मान का पता लगाना है, यानी कि I2 करंट भी आपको निकालना होगा, है ना। तो I2 बराबर क्या होगा, P बटा V, P बटा V। आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं V2। P कितना है, पावर कितना है 25। अब आप कह रहे होंगे कि सर पावर इनपुट का है, लेकिन हमें यहां पर द्वितीयक करंट निकाल रहे हैं तो द्वितीयक पावर होना चाहिए। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, केवीए रेटिंग कभी चेंज नहीं होता है ना। ट्रांसफार्मर की यही सबसे बड़ी खूबी होती है। तो ये क्या है, खूबी मानिए या फिर कमी मानिए, पावर है 25 केवीए, के का मतलब होता है 1000 बटा V2 का मान आपने देखा 240 वोल्ट, अभी अभी हमने निकाला 240 वोल्ट। ओके रिपोर्ट है यहां तक, है ना। 0 से 0 को लपेटिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, बचा हुआ डेटा है 2500 और ये है 240, ये कितना है 240।
सबसे पहले देखिए 240 वोल्ट आपको द्वितीयक में वोल्टेज मिला है, तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी है ना, कि सेकेंडरी वोल्टेज 240 है। करंट आपको निकालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली करंट यही आएगी, क्योंकि कितने बार में भाग जा रही है, एक बार में भाग जा रही है। इसमें भी देखिए एक बार में भाग जा रही है ना। तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्राइमरी टर्न्स फॉर ए ट्रांसफॉर्मर विद 200 वोल्ट इनपुट एंड 400 वोल्ट आउटपुट, है ना। 400 वोल्ट आउटपुट है और 200 वोल्ट इनपुट है। प्राथमिक टर्न्स का रेशियो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। यूपीपीसीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से दोस्तों उठा करके ही लाया हूं। मेरे द्वारा कुछ भी क्वेश्चन यहां पर खुद के द्वारा नहीं बनाया गया है ना। एक बहुत प्यारा सा सूत्र होता है यहां पर, वो होता है N1 बटा N2 बराबर E1 बटा E2, है ना। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है ना। इसमें देखिए आपको एक काम करना होगा, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का रेशियो दे रखा है ना, यानी कि N1 बटा N2 बराबर E1 का मान कितना है 200 वोल्ट, तो लिखिए 200, और E2 का मान दे रखा है 400 वोल्ट, है ना, तो ये लिखिए 400 वोल्ट। सिंपल सी बात है, इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 ही आएगा, यानी कि इसको हम 1:2 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2, है ना। तो आंसर क्या है, 1:2 इसका करेक्ट आंसर। इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी बड़ा ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, इसका मतलब हम ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई इसमें आप क्या ही ट्रिक लगाएंगे, जब तक आप इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे ना, तो ट्रिक इसमें लगा नहीं सकते आप, है ना, ट्रिक इसमें लगा नहीं सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वितरण ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर कॉपर लॉस 600 वाट है, हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा। बड़ा ट्रेंडिंग सा सवाल है ना। और इसमें देखिए जब आपका स्किल टेस्ट होगा ना, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। यहां पर आपके लिए कॉपर लॉस निकालना है हाफ लोड पर, तो एक सूत्र लिखेगा, कॉपर लॉस बराबर संख्यात्मक भार, है ना। क्या है यहां पर, संख्यात्मक भार का वर्ग करना पड़ता है, और टोटल भार यानी कि पूर्ण भार पर कॉपर लॉस, है ना, कि टोटल आप इसमें लोड जब जोड़ते हैं, टोटल फुल लोड जोड़ देते हैं, तब कॉपर लॉस कितना होता है। संख्यात्मक भार का मतलब ये होता है कि जिस लोड पर आपको मेरे भाई पूछा गया है ना। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर, कॉपर लॉस ये होता है हाफ लोड पर, यानी कि हाफ होता है 1/2, इसका करिएगा वर्ग, गुणे फुल लोड पर कितना हो रहा है 600 वाट हो रहा है ना। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 गुणे ये है आपका 600, है ना। 15 चौके 60, सीधे सीधे लिखिए 1/50 वाट, सॉरी 150 वाट, कितना 150 वाट, और यही आपका फाइनल आंसर होगा 150 वाट, है ना। 150 दोनों में 150 है ना, दोनों में 150 है, तो हम दोनों को ही सही कर देते हैं। लेकिन ऐसा मेन एग्जाम में होगा नहीं। अगर मेन एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। अगर ऐसा मेन एग्जाम में आ जाता है तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने का भी एक ऑप्शन रहता है, और उसके लिए एक विधिवत टाइम दिया जाता है। जैसे आपका एग्जाम होता है ना, आंसर की जारी होती है, आंसर की जारी होने के तुरंत 1 दिन बाद ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम होता है 24 घंटे तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, जितना भी टाइम रहता है, एक लिमिटेड टाइम रहती है। उसी टाइम में आपको ऑब्जेक्शन लगाना होता है ना। चलिए अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। क्या है कि 11 kV है ना, ये 33 kV 11 kV इनपुट है, 433 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और ये वही वाली ट्रांसफार्मर मेरे भाई जो हमारे घरों गांव में लगी होती है, जो गांवों में लगी होती है, कस्बों में लगी होती है, छोटे छोटे इलाकों में लगी होती है, वही वाले जो 63 kV की ज़्यादातर ट्रांसफार्मर लगी होती है, ये 11 kV इनपुट है ना। तो 11 kV/433 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर
100/5 एम्पियर सीटी को प्राथमिक से जोड़ा गया है। क्या लॉजिकली क्वेश्चन है ना। यदि द्वितीयक का मान 5 एम्पियर है तो ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग कितना होगा। अब केवीए रेटिंग जो इनपुट में आएगा वही आउटपुट में होगा और जो आउटपुट में आएगा वही इनपुट में होगा। आपसे पूछा गया है ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग बताना है ना। अब यहां से आपको क्या देखना है कि देखिए सेकेंडरी वोल्टेज में मान कितना है, यहां पर लिखेगा ना, द्वितीयक वाइंडिंग में धारा का मान कितना है, धारा का मान है 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर। और प्राथमिक में कितना है, और देखिएगा प्राथमिक में कितना है, 20 गुना है। 20 किसके रेफरेंस में, प्राइमरी के रेफरेंस में कितना है, 20 गुना, यानी कि 20 पंचे 100 हो रहा है। तो प्राथमिक में 100 है और सेकेंडरी का 20 गुना है ना। कितना है सेकेंडरी का, 20 गुना। तो उसी प्रकार से आपको इसको भी निकालना है कि सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है। देखिएगा सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज है ना, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 433 है ना। आपको क्या निकालना है, वीए रेटिंग निकालना है। तो वोल्टेज ये हो गया 433, एम्पियर कौन सा लेना है, तो ये 20 गुना, कितना, 20 गुना। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगी 0, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 8660 कितना होगा, 8660 वोल्ट एम्पियर, 8660 वोल्ट एम्पियर। तो कितना आसानी से निकल गया, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। दोबारा सुनिएगा कि द्वितीयक वाइंडिंग में करंट का मान कितना है, 5 एम्पियर। यहां पर भी दिया गया है और यहां पर भी दिया गया है ना। और प्राथमिक में कितना है, 100 एम्पियर है ना, यानी कि सेकेंडरी का 20 गुना ज्यादा है प्राइमरी में, है ना। तो आपको क्या निकालना है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालना है, यानी कि केवीए रेटिंग, इसकी क्षमता निकालना है। तो वोल्ट एम्पियर आपको मल्टीप्लाई करना है। कौन सा वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज, कौन सा वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज। और फिर आपको 20, यानी कि इन दोनों में सीटीआर कितना है, कहने का मतलब ये है ना, सीटीआर कितना है, वो 20 गुना है। तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपको इसका क्या पता चल जाएगा, टोटल इसका आपको वोल्ट एम्पियर रेटिंग पता चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल दोस्तों, ये सेशन पसंद आ रही है ना, अगर आ रही है तो बिल्कुल थम्स अप कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर करना है ना। शेयर करने में बिल्कुल दोस्तों कोई कंजूसी नहीं करना है, पूरे ईमानदारी के साथ मैं आप सभी के बीच बिल्कुल दिल से दिल के साथ कनेक्ट हूँ दोस्तों, है ना। भले ही हम लाइव नहीं जुड़े हैं लेकिन कोई बात नहीं, फीलिंग हमारा लाइव वाली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर ऑपरेशन ऑफ वोल्टमीटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज used to reduce high potential to safe potential, what will be the number of turns in the primary, है ना। एक वोल्टमीटर है और उसके ऑपरेशन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का हमने प्रयोग किया गया है। उच्च विभव को ये निरापद विभव तक घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और प्राथमिक में टर्न्स की संख्या कितनी होगी, इसका कहने का मतलब सीटी और पीटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए सीटी करंट ट्रांसफार्मर होती है और ये होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। और ये होती है पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है ना। इसमें टर्न्स की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कम है ना। आपको यहां से पता चल रही होगी, टर्न्स की संख्या कम है, यानी कि यह है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और यह है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यही तो होती है स्टेप डाउन। स्टेप अप जस्ट इसका उल्टा होता है, इस साइड वोल्टेज ज्यादा होगी, इधर वोल्टेज कम होगी, जिसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी में टर्न्स अधिक, सेकेंडरी में कम। क्या बोल रहा है, द्वितीयक घुमाव से कम, द्वितीयक घुमाव के कम, है ना। प्राथमिक टर्न्स की संख्या कितनी होगी,
द्वितीयक से अधिक होगी, है ना, यहां से देख रहे हैं द्वितीयक से अधिक होगी। द्वितीयक घुमाव के कम, बिल्कुल सरासर गलत है। द्वितीयक घुमाव के अधिक, यही करेक्ट आंसर होगा। द्वितीयक घुमाव के बराबर ऐसा किसी ट्रांसफार्मर में होता ही नहीं है, ना हो सकता है ना, पॉसिबल है। द्वितीयक घुमाव का 1/4 गुना भाग, है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टर्न्स का यहाँ पर टर्न्स लपेटते हैं, है ना। तो फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय घुमाव के अधिक, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या जो है वो अधिक होती है ना। क्या होती है? टर्न्स की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है किसी 3 फेज डेल्टा स्टार 11,000 है ना, 11,000/400 वोल्ट, यानी कि ये भी स्टेप डाउन ही है। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति टर्न्स की संख्या 40 है, प्राथमिक में टर्न्स की संख्या बताना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या लॉजिक लगाना है? आपको सिंपल सा मैं आपको एक बात बता रहा हूं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, प्राथमिक में वोल्टेज कितना है ना, प्राथमिक में वोल्टेज कितना है? 11,000 प्रति फेज, लिखिएगा यहां पर प्रति फेज। क्यों है भाई? क्योंकि वाइंडिंग जो है ना वो डेल्टा में है। किस में है? डेल्टा में है। और फिर सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? 400, है ना, 400 3 फेज का है तो आपको √3 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो लिखिएगा 400/1.732, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट काटेंगे तो देखिए ये तो 400 पहले का 400 ही है, पॉइंट काटेंगे तो 1000 और ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया 1732। आप इसको भाग देंगे 7, इसको भाग देंगे कितने बार में जाएगी? 17 दूना 34, है ना, 17 दूना 34, 17 51 3 1, है ना। आप इसको भाग दीजिएगा 231 वोल्ट आएगी। ये मैं क्यों 231 वोल्ट बोल रहा हूं? क्योंकि जो 3 फेज होता है, आपने देखा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर गांव में लगे होते हैं वो 3 फेज के होते हैं, RYB, और हर फेज में 440 वोल्ट नहीं होता मेरे भाई, हर फेज में कितना होता है? 231 वोल्ट होता है। क्यों होता है 231 वोल्ट? उसके पीछे का रीजन है ये, उसके पीछे का रीजन क्या है? ये भाई साहब है ना, ये √3 गुना, कितना? √3 गुना। क्यों? क्योंकि ये 3 फेज है ना, तो हर फेज में 231 वोल्ट आ गया। तो यानी कि फाइनल आपको सेकेंडरी वोल्टेज कितना मिला? 231 वोल्ट, है ना, कितना मिला? 231 वोल्ट मिल गया। अब आपको यहां से बड़े ही आराम से निकालना होगा N2/N1 बराबर सेकेंडरी वोल्टेज, है ना, यहां पर सेकेंडरी वोल्टेज होगी, सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखे होते तो शायद आपका आंसर नहीं आता। आप करके भी देख लीजिए, यकीन नहीं होगा तो, है ना। सेकेंडरी टर्न्स कितना है? देखिए सेकेंडरी टर्न्स ये रही, सेकेंडरी टर्न्स आपको क्या ज्ञात करना है? प्राइमरी टर्न्स ज्ञात करना है ना। तो प्राइमरी टर्न्स के लिए क्या सूत्र होगा? N1, है ना, N1 बराबर N2 गुणे प्राइमरी वोल्टेज बटा सेकेंडरी वोल्टेज। यही फॉर्मूला बनेगी, है ना, यही सूत्र बनेगा प्राइमरी टर्न्स के लिए। तो N1 बराबर क्या होगा मेरे भाई? N2 का मान दे रखा है 40 टर्न्स गुणे प्राइमरी वोल्टेज जो कितना है? 11,000 वोल्ट बटा सेकेंडरी वोल्टेज है 400, कितना है? 400, है ना। अब इसको देखते हैं क्या आता है। 11 चौके 44, 44 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटा 400, है ना। 2 0 से ये 2 0 तो चली गई, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 0 0, कितना आ रहा है? नहीं 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 नहीं, यहां पर देखिए
ये आंसर क्यों नहीं आ रही है? ये आंसर इसलिए नहीं आ रही है कि हमने एक डेटा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए फाइनल हमें सेकेंडरी वोल्टेज कितना मिला है, 231 वोल्टेज, है ना। इसलिए मेरे भाई आपको बिल्कुल सवाचेत होकर के क्वेश्चन का आंसर निकालना है, नहीं तो इसी तरह से गलत हो जाएगा। ये मैं जानबूझ करके गलत कर रहा था, है ना, ताकि आंसर आता है या नहीं, है ना, आप कमेंट करते हैं यहां तक मेरे लिखने से पहले या नहीं, ये मैं देखना चाह रहा था। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, 44,000, है ना, 1 2 3 4 3 4 ये हो गया, और 231 ये हो गया, है ना। अब कितने बार में भाग जा रही है, एक बार जाएगी पहले तो, है ना। 231 एक कम 231, 440 में 231 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में 1 9, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, और 3 में 3 0 2, 200 कितना बचेगा 9, है ना, 209, 1 0 और लिखे यहाँ पर। अब जाएगा आपका 2 9 18, 2 9 18, है ना, 9 बार चली जाएगी, 19। ऑप्शन देखिए, आपके पास एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा हल करें, है ना, पूरा भाग दें या पूरा गुणा करें। गुणा तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन भाग आपको पूरा देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मैचिंग यहां से करा सकते हैं। अब देखिए मैचिंग कैसे कराएंगे, अब कोई ऑप्शन भी तो ऐसा नहीं है पहले जिसमें 1 हो और 9 हो, है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर 0 और 5 बार भाग जाएगी तो 1905 टन हो जाएगा, 1905 टन इसमें क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, है ना। तो प्राथमिक टन की संख्या कितना है वो आप देख सकते हैं। क्यों इतना है, 1905 टन इसलिए है क्योंकि वोल्टेज का मान भी मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है। आपको पता है कि टन्स पर ही डिपेंड करता है वोल्टेज का मान, किस पर करेगा, ये टन्स पर डिपेंड करेगा वोल्टेज का मान, है ना। चलिए ये रहा, देखिए नए साल में जो हम बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत संभावना है इसकी आने की, है ना, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 100% आएगा क्वेश्चन। क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है, क्योंकि आप सब स्टेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, और सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब स्टेशन बिना ट्रांसफार्मर का बन जाए, है ना, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात होती है क्योंकि वोल्टेज को अप भी करना है और वोल्टेज को डाउन भी करना है। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ है 100 kVA 2400/240 वोल्ट 50 मीटर ट्रांसफार्मर है 300 टन्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रिक करंट, है ना, प्राथमिक विद्युत धारा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। I2, हाँ क्या ज्ञात करना है, I2 बराबर P बटा, आपको V लिखे या V2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक सूत्र बन गया, है ना, ये आपका सूत्र बन गया। I2 बराबर पावर कितना है 100 kVA, 100 गुणे K का मान 1000 बटा V2 का मान है 240, कितना है 240, ठीक है ना। यहां तक की बातें समझ में आई क्या? बड़ा छोटा सा दोस्तों क्वेश्चन है, 0 से 0 को लपेट देते हैं, है ना, बचेगा कितना 10,000 बटा 24, कितना बचेगा 10,000 बटा 24, कितने बार में भाग जाएगी 24 चौके 96, 24 चौके 96, ये बच गया 400, अब है ना, कितना बच गया मतलब कि 40, और 24 दुना होता है 48, इस बार इसलिए भाग जाएगी नहीं, 24 एकम 24, है ना, 24 एकम 24। अब आगे आपको देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहां भी आपका ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन सी और डी का मैचिंग हो रहा है, 50% कंपटीशन तो बिल्कुल खत्म हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी और डी। देखिए इतना बड़ा भाग तो मेरे भाई जा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम करके देख सकते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी ठीक बात नहीं है ना। यानी कि 24 एकम 24, कितना बचा 6, यानी कि 16 बच गया, है ना, कितना बचा यहां पर, ये हो गया 16, 160 हो गया, है ना। भाग जाएगा नहीं तो आपको यहां पर हाँ 16 है, कितना बचा ओनली फॉर 16, कितना, अब भाग जाएगा नहीं इसलिए आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट,
अब आपको पता नहीं कि कितने बार भाग जाएगी, तो यहां पर देख लीजिए 7 बार जाएगी। कितने बार? 7 बार, क्योंकि पॉइंट लग गया तो पॉइंट वाली ऑप्शन तो एक ही है। ऐसा 41 के बाद पॉइंट लगे ऐसा ऑप्शन केवल और केवल कितना है? एक ही है, और वो है ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए इतने छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा आंसर और प्यारा सा आंसर आपके सामने है 41.7। कितना हो गया? 41.7। इसमें एम्पियर धारा बहने वाली है। नेक्स्ट है कि एक 10 केवीए 220/220 वोल्ट 50 सेक्टर ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 340 वॉट, ओपन सर्किट परीक्षण में 168 वॉट दर्शाता है। फुल लोड ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की गणना करिए जबकि पावर फैक्टर 0.8 है ना। अब हमें पता नहीं 0.8 लैगिंग है कि लीडिंग है, तो लैगिंग ही होगा, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। आगे एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें लीडिंग लैगिंग का सबका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, है ना। हमें पूछा गया है कि दक्षता का आप दोस्तों निवारण करिए, तो एफिशिएंसी, है ना, ट्रांसफार्मर की दक्षता कमेंट करके बताइए कितना होता है। एफिशिएंसी बराबर होगा आउटपुट, लिखिएगा आउटपुट शक्ति, है ना, आउटपुट शक्ति बटा आउटपुट शक्ति प्लस शॉर्ट सर्किट में जो लॉस हुआ है वो, प्लस ओपन सर्किट में जो लॉस हुआ है वो, है ना, ओपन सर्किट लॉस। ठीक है ना, इनको आप जोड़ दीजिए और इसके साथ में भाग कर दीजिए, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। दक्षता बराबर आउटपुट शक्ति कितना है, पावर कितना है, जितना इनपुट में होगा, यानी कि 10 गुणे 1000 गुणे आपको पावर फैक्टर भी इसमें ऐड करना होगा। पावर फैक्टर, क्योंकि आउटपुट का ये पावर फैक्टर 0.5 दिया गया है, 8 दिया गया है ना। अब वही आउटपुट आपको यहां पर भी लिखना है 100 गुणे 0.8 प्लस शॉर्ट सर्किट में कितना है 340, है ना, 340, ओपन सर्किट में है प्लस 168। कितना हो जाएगा जोड़िए तो 8, 6 4 10, 3 4 5, 508 हो गया ना। एफिशिएंसी आप यहां से कैलकुलेट करिए, देखिए कितना हो रहा है 8000, है ना, आप मल्टीप्लाई करिए 8000। ये पॉइंट से 10, ये इस पॉइंट से 1 सेकेंड ना, इस पॉइंट से देखिए ये 10 तो निपट जाएगी, बचेगा कितना 8 और 1000, तो 8000 हो गया। 8000 बटा 8000 ये भी है, प्लस ये 508, इसको हमने कैलकुलेट किया था ना, जोड़िए, ये 8 हो गया, 6 4 10, हासिल 1, 3 4 1 5, 508। ठीक है, ये हो गया। ये है आपका 8000 बटा 8508, 8508। अब आप इसको दीजिए भाग, अब आप इसको भाग दे सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। आप भाग दीजिएगा, खुद से कैलकुलेट करिएगा, है ना, खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, भाग जाएगा नहीं मेरे भाई, यहाँ पर लपेटना पड़ेगा 0, पहले ही 0 आ गया, है ना, पहले 0 आ गया। अब कितने बार में जाएगी 8 9 72, 8 28 64, सॉरी 8 9 72, 8 10 80, 8 9 72, 9 बार में 72, कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72। देखिए 0.9, ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, है ना। अब ऑप्शन ए, सी और डी इन्हीं में से होगा। आप इसको भाग दीजिए, 8 9 72 ये हो गया, है ना, और 8 5 40 और 8 28 64, है ना, 4 6 हो गया, 6 4 10 7 17, 4 बार में। कितने बार में जाएगी 4 बार में, है ना, ये हो गया। यानी कि इसको आप अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 94% हो गया। कितना हो गया 94%। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए भी गलत, सी भी गलत, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, कहा गया डी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको शानदार तरीके से मिलेगी। जो मैं
हूबहू इसमें लिख रहा हूं, इस डिजिटल बोर्ड में इस पैनल का टोटल आपको स्क्रीनशॉट के जरिए आपको मैं पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ में कोई कमी नहीं रहेगी, है ना, बिल्कुल फुल एचडी में पीडीएफ रहेगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी पीडीएफ में, ठीक है ना। और टाइपिंग भी मैं खुद अपने हाथों से किया हूं, अपने हाथों से मैं इसको लिखा हुआ हूं, है ना, लैपटॉप से, और एक एक शब्दों पर ध्यान रखिए ताकि पीडीएफ आपको कंफ्यूज ना करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर में टन्स प्रति वोल्ट N/E का मान कितना है, 8 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 110 और सेकेंडरी वोल्टेज 25 हो तो प्राइमरी टन्स की संख्या आपको निकालना है ना। आपको पता है मेरे भाई कि क्या पता है आपको, सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज बराबर सेकेंडरी टन्स बटा प्राइमरी टन्स, है ना, प्राइमरी टन्स। आपसे प्राइमरी टन्स की संख्या पूछा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो नीचे और नीचे का आपस में आपको डिवाइडेशन करना होगा, यानी कि आपको क्या करना है, N1 बटा P1 करना है ना, बराबर N2 बटा सेकेंडरी का वोल्टेज करना है, ठीक है ना, सेकेंडरी का वोल्टेज करना है। अब इसके बाद देखिए N1 बटा N1 यानी कि प्राइमरी टन्स और प्राइमरी का वोल्टेज बराबर, यहां पर 8 होगा, बराबर क्या होगा, 8। मैंने 8 क्यों कहा, इसलिए क्योंकि ये जो सेकेंडरी का टन्स और प्राइमरी का टन्स है, मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो रहा है ना, यहां पर मिस्टेक हो रही है। यहां पर क्या होगी, सेकेंडरी की वोल्टेज ES, यहां पर क्या होगी, सेकेंडरी की वोल्टेज। एक एक चीजों पर आपको ध्यान देना है ना, तभी जाकर के आंसर आएगी। इसका प्राइमरी टन्स और सेकेंडरी का वोल्टेज बराबर कितना है, 8 है ना। आपको यहां पर क्या पूछा गया है मेरे भाई कि प्राइमरी टन्स की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि N1 निकालना है, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी का वोल्टेज गुणे 8। ये होगा कि नहीं, यही होगा ना। अब देखिए N1 बराबर प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 110, ये रहा 110 गुणे 8 हमारे पास है, 11 8 88 और 0 एक और लपेटिए, यही है टन्स। यही है आपका करेक्ट आंसर, 880। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 880, है ना। लेकिन इस फॉर्मूला को, इस तरीके को, है ना, इस हुनर को आपको सीखना है। और यही देखिए, यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर नहीं आएगा, है ना। सेकेंडरी टन्स बटे प्राइमरी टन्स बराबर सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज, ऐसा करेंगे तो नहीं आएगा डायरेक्ट में आंसर। कैसे आएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप करिए बैक। यही तो ऑनलाइन तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है। ब्रीदर आपको पता है, ब्रीदिंग हम भी करते हैं, सांस लेना क्या है, एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। ट्रांसफार्मर भी सांस लेती है ना। तो इसमें ब्रीदर का क्या काम होता है, ब्रीदर का यह एक ऑयल फिल्टर सिस्टम है। बिल्कुल नहीं, ऑयल को फिल्टर ये नहीं करता, ऑलरेडी ऑयल फिल्टर करके हम इसको डालते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है, ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, लेकिन ये अधूरा ऑप्शन है। यह एक कूलिंग सिस्टम है, बिल्कुल कूलिंग सिस्टम है, लेकिन जब बाह्य हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकना, ये इसका फाइनल 100% इसका ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ये क्या है, इसका 100% करेक्ट आंसर है। अगर ये ना रहता तो यह एक कूलिंग व्यवस्था है, कूलिंग व्यवस्था है ही भाई, क्योंकि अंदर से मतलब कि बाहर से हवा इसको खींचती है और अंदर भेजती है। लेकिन ये हमें ये डिफाइन नहीं करके दे रहा है ऑप्शन नंबर सी ना, कि हवा तो खींच रही है, कूल तो कर रही है, लेकिन उस हवा में नमी है या नहीं है, इस चीज को ये डिफाइन नहीं कर पा रही है, इसलिए गलत हो गया। ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, लेकिन ऑक्सीजन में नमी भी तो हो सकती है मेरे भाई। इसमें ये खुद बोल रहा है कि जब बाह्य हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब इस हवा से जो नमी होती है ना, उस नमी के प्रवाह को ये क्या करती है, रोकती है। ये क्या करती है, रोकने का काम ये ब्रीदर भाई साहब का है ना। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान कितना चलता है, 2 से 5% चलता है। और याद करिए, मैंने अभी कुछ सवाल पहले आपको बताया था, लीडिंग लैगिंग वाला ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो यहां पर देखिए 2 से 5% जो यहां पर करंट चल रही है, नो लोड करंट, इसको हम कहते हैं चार्जिंग करंट। इसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग
करंट, है ना। और ये जो चार्जिंग करंट है इसी को कही जाती है मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको क्या कही जाती है? मैग्नेटाइजिंग करंट। और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेट का गुण आपको पता है ना, चुंबक का गुण कैसा होता है, यही मैग्नेटाइजिंग करंट ही इसको लैगिंग नेचर का बना देता है, इसके पावर फैक्टर को, है ना। इसके पावर फैक्टर को किस नेचर का बना देता है? लैगिंग नेचर का। इसलिए ट्रांसफार्मर चाहे फुल लोड पर हो, चाहे हाफ लोड पर हो, चाहे नो लोड पर हो, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर ही ऑपरेट होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, 1200 घुमाव के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ 120 घुमाव के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एक परिणामित्र 240 वोल्ट से कनेक्ट है, यानी कि सिंगल फेज से कनेक्ट है। आउटपुट वोल्टेज का मान कितना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वही सेकेंडरी टर्न्स बटा प्राइमरी टर्न्स बराबर सेकेंडरी का वोल्टेज बटा प्राइमरी का वोल्टेज। इस फॉर्मूला का हाथ पकड़िए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिएगा। जो प्राइमरी का टर्न्स है आपको क्या बोला गया है? आउटपुट वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज आपसे पूछा गया है ना। सेकेंडरी वोल्टेज आपसे पूछा गया है, ये रही सेकेंडरी वोल्टेज। आपस में तिर्यक गुणा करना होता है, N2 गुणे प्राइमरी का वोल्टेज बटा N1 है ना। ये सेकेंडरी वोल्टेज देखिए, सेकेंडरी का टर्न्स कितना है? ये रहा प्राइमरी का, ये रहा सेकेंडरी का, 120 गुणे प्राइमरी में वोल्टेज कितना है? 240, जो कि सप्लाई वोल्टेज का काम कर रही है। और प्राइमरी में टर्न्स है 1200, है ना। कितने हैं? 1200। जो कटता है काटिए, वरना इसका कैलकुलेशन करिए। 1 0 से ये 1 0 निपट जाएगी, 1 0 से ये 1 0 निपट जाएगी, 12 से 12 निपट जाएगी। अब बचा ही क्या? 24 बची है। सेकेंडरी वोल्टेज बराबर 24 वोल्ट। यही आपका करेक्ट आंसर है। यही क्या है? आपका राइट आंसर है। कितना आया? 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 24 वोल्ट, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करते रहिएगा हर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आ रहा है, क्योंकि देखिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस मैराथन क्लास में क्यों लेकर के आया हूँ, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आपका देखिए जब मेरिट से नाम हटता है ना तो बहुत दुख होता है मेरे भाई, है ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इतना नर्वस हो जाते हैं कि आंखों से आंसू तक टपकने लगते हैं, और उसका पूरा का पूरा दोस्तों श्रेय मालूम है किसको जाता है? बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जाता है। क्योंकि देखिए 40 से 45 सेकेंड होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और 40 से 45 सेकंड में देखिए बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ काम हो जाता है ऐसे सवालों को निपटाने में। इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ आप सवालों को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस मैराथन क्लास में बस इसी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद भी आ रहा होगा। ये आपका ही डिमांड था, है ना। और 24 वोल्ट देखिए आपके सामने करेक्ट आंसर भी हो चुका है 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि CT की रेटिंग 100 एम्पियर है, प्राइमरी करंट है ना, और सेकेंडरी में 5, तो गुणक घटक के का मान कितना होगा? गुणक घटक किसको कहते हैं? CTR का नाम आपने सुना होगा, CTR, है ना, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। करंट ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि करंट ट्रांसफार्मर रेशियो, और अगर मैं करंट ट्रांसफार्मर कह रहा हूं तो इसमें रेशियो किसका होगा? पैरामीटर्स किसके किसके होंगे? सिर्फ करंट के होंगे, है ना। तो करंट प्राइमरी का और सेकेंडरी का, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होगा उसी को कहा जाता है CTR। तो प्राइमरी देखिए, यह आपका प्राइमरी करंट और ये नीचे आपका सेकेंडरी करंट, यही क्या है? CTR है। यही क्या है? इसका गुणक घटक है ना। तो K बराबर देखिए IP, यानी कि प्राइमरी करंट 100 है और सेकेंडरी में कितना है? 5 है ना। 20 पंचे 100 होता है शायद, 20 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर A इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। और इसी तरह से PTR होता है, तो उसमें पोटेंशियल का होता है, यानी कि विभव का होता है रेशियो, है ना। तो दिक्कत मत लेना, अगर PT का पूछे तो इस प्रकार PTR आपको याद रखना है, CT का पूछे तो CTR याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 0.1 वेबर शिखर मान की एक ज्यावक्रीय आकोचन
एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के साथ बंद होता है। अगर सेकेंडरी में 10 फेरे हैं तो सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान का परिकलन कीजिए, जबकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हमको पता भी है 50 ही हर्ट्ज होता है। E2 बराबर 4.44 गुणे 5Fn2 है ना, सेकेंडरी के लिए निकालना है तो टन्स भी सेकेंडरी का ही होगा। ये क्या है आपका फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला है ना। देखिए E2 बराबर 4.44 गुणे फ्लक्स 0.1 वेबर है, 0.1 गुणे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है, N2 10 टन है शायद, है ना, 10 टन ही है। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है आपको, बस मान रख करके यहाँ पर लपेट देना है फटाफट, है ना। गुणे देखिए पॉइंट कटेगा तो 10 आएगा और इस 10 से ये 10 पॉइंट निपट जाएगा, बचेगा कितना 50 है ना, कितना बच गया 50, और ये पॉइंट कटेगा तो नीचे आएगी 100 है ना, 50 दूना 100 यानी कि 444/2 है ना, 2, ये देखिए 222 इसका सही आंसर आ गया। कितना आ गया 222, ऑप्शन नंबर सी 222 इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना है आपको, सारा डेटा आपके पास में है, बस उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना ही फास्ट आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 300 kVA ये इसका क्या है इनपुट पावर है और 6600 वोल्ट बटा 440, यानी कि ये भी स्टेप डाउन प्रकार का ही ट्रांसफार्मर हुआ। 50 हर्ट्ज और डेल्टा स्टार कनेक्टेड फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टन्स वोल्टेज 7.9 वोल्टेज है। निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर प्रति टन्स की संख्या क्रमशः कितना होगा ज्ञात कीजिए। ये एक नया सवाल है, ये एक नया सवाल है और उलझने वाली सवाल है ना। सबसे पहले देखिए निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज किधर होगा, निम्न वोल्टेज, और आपको उच्च वोल्टेज साइड पर क्या ज्ञात करना है, प्रति टन्स की संख्या ज्ञात करना है ना। तो देखिए P1 बराबर क्या होता है, P1 बराबर V2 यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज प्रति फेज टन्स है ना, प्रति फेज टन्स। इसी प्रकार से सेकेंडरी पावर आप तरफ देखिए, प्राइमरी वोल्टेज प्रति फेज टन्स है ना, प्रति फेज टन्स। ये आपका फॉर्मूला है, प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए ये है, यानी कि P1 के लिए और P2 के लिए ये है ना। अब देखते चलिए कैसे कैसे इसका हल निकालते हैं हम। P1 बराबर V2 यानी कि 440 है ये V2 का मान बटा प्रति फेज टन्स कितना है, प्रति फेज टन्स देखिए प्रति टन्स वोल्टेज, यही है प्रति टन्स वोल्टेज 7.9 बराबर कितना होगा। देखिए पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 0 और आएगी, यानी कि ये कितना हो गया फाइनली, ये हो गया आपका 4400 है ना बटा 79। कितने बार में भाग जा सकती है ये, आप कैलकुलेट करिए। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, ज़्यादा हो जाएगी है ना। 7 पंजे 35, 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, फिर 7 पच्चे 35, 5 बार में, ये हो गया कंप्लीट। 55 यानी कि ऑप्शन 55 देखिए, ऑप्शन ये भी है 55, लेकिन पहले 55 आएगा। P1 का हमने निकाला पहले 55 आएगा। अब सेकेंडरी में देखिए कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 835, देखते हैं आता है कि नहीं, है ना, देखते हैं आता है कि नहीं। ये हो गया आपका P2 बराबर प्राइमरी में वोल्टेज 6600 वोल्ट है, कितना है 6600 वोल्ट, 7.9 ये है ना। इसमें भी देखिए 6600 1 0 नीचे का पॉइंट कटेगा तो आएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। ये देखिए इसको आप भाग दीजिए, कितने बार में जा रहा है, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 है ना, 8 बार में जा रही है, 8 बार में जा रही है, यानी कि यही 835 ही होगा, 835 ही टन्स होंगे। तो प्राइमरी में कितना है, प्राइमरी में 55 है ना, और 1 सेकेंड
प्राइमरी का मतलब कैसे आपको देखना है, प्राइमरी का मतलब कैसे देखना है आपको, जिस तरफ वोल्टेज 400 है, जिस तरफ वोल्टेज कितना है 400 है, उस तरफ टन्स कितने हैं 55 टन्स हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि टन्स पर ही वोल्टेज डिपेंड करता है, तो टन्स कम है तो देखिए वोल्टेज भी कम है, और जिधर वोल्टेज 6600 है उधर टन्स कितने हैं 835 टन्स हैं। कितने होंगे 835 टन, यानी कि इधर टन्स ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा आ रही है ना। इसलिए फाइनली आंसर आपका क्या हो गया 55 और 835 हो गया, है ना। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत बखूबी तरीके से समझ में आ रही होंगी। यदि किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग टन्स को दोगुना किया जाए और प्राइमरी वोल्टता को आधा, तो द्वितीयक वोल्टता कितनी होगी। अब इसमें 90% स्टूडेंट ना बिल्कुल छोड़ करके भाग जाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि है तो कुछ नहीं इसमें दम, लेकिन है ही इतना आड़ा टेढ़ा कि देखते ही भाग जाएंगे। बट हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग टन्स को दो गुना किया जाए, यानी कि जो N2 है ये क्या है सेकेंडरी टन्स है ना। सेकेंडरी टन्स को दो गुना हम करेंगे किसकी तुलना में, प्राइमरी टन्स की तुलना में, ठीक है, ये हो गया। अब प्राइमरी वोल्टता को आधा, यानी कि V1 को कितना कर दिया जाए V1/2, ये क्या हो गया आधा हो गया, है ना। अब V2 द्वितीयक वोल्टता हमें फाइंड आउट करना है, V2 आपको क्या करना है निकालना है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिएगा कैसे हम इसको हल करेंगे। अब देखिएगा इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का खेल है इसमें। देखिए आपको यहां पर देखिएगा V1/V2 बराबर N1/N2, है ना, N1/N2। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए आपसे पूछा है कि द्वितीयक की वोल्टता ज्ञात करिए V2, यानी कि V2 आपसे पूछा गया है, तो V2 बराबर क्या होगा V1 गुणे सेकेंडरी टन्स बटा प्राइमरी टन्स, है ना। ये आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, है ना। V2 बराबर क्या है मेरे भाई V1 बराबर कितना है V1/2, है ना, सॉरी V2, यानी कि V1 आपको V1 का मान कितना V1/2 है, क्योंकि आधा कर दिया गया है तो V1/2 हो गया, गुणे N2 का मान कितना है N2 यानी कि 2N1, है ना। प्राइमरी टन्स का दोगुना कर दिया गया है सेकेंडरी टन्स को, बटा N1 का मान कितना होगा, N1 का मान कितना होगा, है ना। तो यहां पर N1 का मान आप क्या रखेंगे N1 ही रख देंगे, क्योंकि N1 तो हमें दिया ही नहीं है ना, N1 ही रख देंगे। अब देखिए बड़े ही आराम से कट रही है, देखिए 2 से 2 निपट जा रही है और N1 से N1 निपट जा रही है, यानी कि V1 बराबर क्या बच रहा है, अब देखिए सॉरी V2 बराबर V1 बच रही है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या है यहां पर चीजें कि जो सेकेंडरी टन्स है उसको दोगुना कर दिया गया है, किसके टन्स के रेफरेंस में, प्राइमरी टन्स के, यानी कि प्राइमरी टन्स का दोगुना है सेकेंडरी टन्स, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी वोल्टेज है इसको आधा कर दिया गया है, यहीं पर बोला है ना प्राइमरी वोल्टता को आधा कर दिया जाए, तो प्राइमरी वोल्टता पहले फुल था, है ना, अब कितना कर दिया गया है 1/2 कर दिया गया है, तो ये हो गया 1/2 और V2 आपको ज्ञात करना है। V1/V2 बराबर N1/N2, ये फॉर्मूला आपको पता है। वहीं से आपको द्वितीयक वोल्टता ज्ञात करना है, तो V2 बराबर तिर्यक गुणा कर दीजिए V1 गुणे ये N2/N1। अब सिंपल से V1 का मान रखिए V1/2 है, ये देखिए V1 का मान V1/2 और N2 का मान कितना है, ये रहा N2 का मान 2N1 और N1 रख दीजिए, ठीक है। N1 से N1 कटा, 2 से 2 कटा और बचा V1, यानी कि V2 बराबर V1। बिल्कुल सॉल्व है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250/3000, ये रहा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है क्योंकि ये धारा ट्रांसफार्मर सिंगल फेज करंट ट्रांसफार्मर है ना, के 1 करोड़ में अधिकतम अभिवाह घनत्व 1 वेबर प्रति मिली स्क्वायर है, वर्ग मिली है, यदि विद्युत वाहक बल प्रति टन 5 वोल्ट है। प्राइमरी और सेकेंडरी में कुंडली की संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे आप, देखिए
V1 बटा V2 बराबर N1 बटा N2। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो टर्न्स का कोई गेम ही नहीं है, यहाँ पर तो करंट आपको निकालना है ना, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक संख्या कुंडली की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। V1 बटा V2 बराबर N1 बटा N2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चूंकि करके, चूंकि जो N1 बटा N2 है ना, इसका मतलब क्या है I2 बटा I1, क्योंकि करंट जस्ट इसके अपोजिट चलती है ना, करंट क्या चलती है, जस्ट इसके अपोजिट चलती है। अब देखिए प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की संख्या करना है, यानी कि N1 बटा N2 बराबर प्राइमरी में वोल्टेज है 250 बटा सेकेंडरी में वोल्टेज है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है 3000 है ना, 3000। और जब इसको आप अनुपातिक में करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 से कटेगी और ये कितने से, ये 60 से है ना, 60 से। ये किस में है, ये किस में है, अनुपात में है, किस में है, ये अनुपात में है ना, ये अनुपात में है। लेकिन आपको यहाँ पर अनुपात में नहीं आंसर देना है, क्योंकि अनुपात में आंसर नहीं है। जब सीधे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 और 600, 50 और 600। ये किस में है, ये अनुपात में है। 5 बटा 60 किस में है, अनुपात में है। 5 बटा 60 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। तो 50 बटे 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच जब आपने देखा होगा कि करंट यानी कि पावर का ट्रांसफर देखिए हम अलग अलग तरीके से करते हैं, कंडक्टर के माध्यम से भी करते हैं। आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर के माध्यम से करते हैं, है ना। और हम इंडक्शन के माध्यम से करंट का ट्रांसफार्मर, पावर का, करंट का, वोल्टेज का ट्रांसफर करते हैं। वो कैसे, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इसमें तो ट्रांसफार्मर में कैसे ट्रांसफर होता है पावर, कैसे ट्रांसफर होता है करंट और वोल्टेज, वो आपका इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफर होता है, मैग्नेट के द्वारा ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफर होता है। तो यही पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। चुंबकीय कपलिंग को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर प्रयोग करके। अब रिलक्टेंस क्या है, जैसे कि विद्युतीय सर्किट में प्रतिरोध होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक जब पाथ बनाता है, आपके सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है ट्रांसफार्मर में, उस पाथ को यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने से रोकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिएगा, है ना, एग्जांपल के लिए समझिएगा, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है ना। इस पे हमने इस पे हम मान लीजिए कि वाइंडिंग लपेट दिया इस प्रकार से, है ना, ये रहा, ये आपकी वाइंडिंग हो गई प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी। इस प्रकार से हमने क्या किया। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों वाइंडिंग बिल्कुल अलग अलग हैं। यह है सेकेंडरी वाइंडिंग, यह है प्राइमरी वाइंडिंग, ये किसी भी प्रकार से आपस में कनेक्ट नहीं है ना। जब इस पे हम सप्लाई देते हैं तो देखिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से डेवलप होता है और इस कोर के जरिए ट्रांसफर होता है। किसके जरिए, कोर के जरिए ट्रांसफर होता है ना। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कोर से जब ये प्रवाह होता है ना, तो रिलक्टेंस का मान अधिक होगा तो इसको प्रवाह नहीं होने देगा, ये क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। इसी चिड़िया का नाम होता है रिलक्टेंस, है ना। तो जिस मटेरियल में रिलक्टेंस का मान बहुत कम होगा, उसी मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं कोर बनाने के लिए, है ना। एक स्वचालित वोल्टेज नियामक एक ट्रांसफार्मर है, जी बिल्कुल है, जिसमें ऑटो ट्रांसफार्मर और किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आपने देखा होगा कि घरों में जो हम रेगुलेटर लगाते हैं, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो रेगुलेट करके कम करेगा, अगर कम है तो रेगुलेट करके उसके जितना उसको वोल्टेज चाहिए उतना देगा, है ना, निर्धारित मान का वोल्टेज देगा, उसे कहते हैं रेगुलेटर। तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ओके, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 3 कला परिणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राइमरी लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता कितनी होती है? ये 30 डिग्री लैगिंग होती है।